53 एक कार्बोकेटाइन है, इसमें स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ही देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इसके लोन पेयर्स है, डबल बॉन्ड, यहाँ तो इसका प्लस m वर्क करेगा, बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटाइन है। और यहाँ पर क्या है, प्लस m तो नहीं बल्कि माइनस i वर्क करेगा, तो मोस्ट स्टेबल होगा 2, देन 1, 3, 2, 1, 3, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। इसमें तो सिंपल है 5 अल्फा लेकिन माइनस आई, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये बॉन्ड बनाएगा इससे, है ना, प्लस m, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्लस m ज़्यादा किसका होगा, इसका ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। 2, 1 देन 3, 2, 1, 3। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, ये है कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट। पूछा गया रीअरेंजमेंट इन दिस कार्बोकेटाइन विल प्रोड्यूस। रीअरेंजमेंट, ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसकी स्टेबिलिटी के लिए तो कुछ भी नहीं है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है और रेजोनेंस भी नहीं है, ये ज़्यादा स्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो क्या करेगा, ये रीअरेंज होगा। रीअरेंज में ग्रुप माइग्रेट करते हैं, तो माइग्रेटरी प्रेफरेंस जो होता है, आपको पता है क्या, माइग्रेटरी प्रेफरेंस, यस आपको पता है, ये होता है सबसे पहले हाइड्रोजन, देन फिनाइल, देन R3C टर्शरी अल्काइल, देन R2CH, RCH2, देन बल्कि R के प्लेस पर मिथाइल कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, ये रहेगा इनफैक्ट CH3 होल थ्राइस C, देन CH3CH एंड CH3 ये करेगा, देन इथाइल, मिथाइल का मिनिमम है। तो यहाँ तो माइग्रेटरी प्रेफरेंस तीनों ही फिनाइल है, बट कौन सा फिनाइल, इनफैक्ट ये कार्बोकेटाइन जो है ना, पहले ही ये तो कार्बन टेट्राहेड्रल है, समझ में, तो ये इसके लिए तीनों फिनाइल तो एक ही पोजीशन में है जैसे। तो यहाँ पर क्या है, इस पर कौन सा फिनाइल माइग्रेट करेगा, फिनाइल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो कार्बोकेटाइन क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के साथ पहले अट्रैक्शन डेवलप कर लेता है, जिसको बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स। तो जब भी बेंजीन रिंग में, अगर बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन के आसपास कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, तो बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अट्रैक्शन डेवलप कर लेता है। पाई इलेक्ट्रॉन, अभी कोई रिएक्शन नहीं हुई, जस्ट पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, इसको बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले ये तो क्या करेगा, कोई ग्रुप इससे पहले शिफ्ट हो तो ये पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा। पाई कॉम्प्लेक्स उस रिंग के साथ बनाएगा जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। किसमें ज़्यादा है, इसमें, ये इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी बढ़ाएगा, क्योंकि कैसा इफेक्ट इसका, लेसन, इसके साथ ही बनाएगा, तो यही ग्रुप, इसी का माइग्रेशन हो जाएगा, इसका माइग्रेशन होगा, ये माइग्रेट करेगा, यहाँ पर प्लस आएगा, कौन सा वाला बनेगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, अगर एक में ओ मिथाइल लगा हो, इसमें मिथाइल लगा हो, एक NO2 लगा हो, तब वही देखेंगे रिंग के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वही माइग्रेट करेगा। समझ में आया, माइग्रेटरी प्रेफरेंस वैसे ये है, हाइड्रोजन का मैक्सिमम है, देन फिनाइल का है। ये भी समझ लो, फिनाइल कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ये तो बहुत स्टेबल हो गया, अब दो रिंग में रेजोनेंस करेगा और अल्फा हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2, बहुत स्टेबल हो गया ना। तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट क्यों होता है पता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन एक चीज़ सुनो, जब फिनाइल और मिथाइल में, फिनाइल और अल्काइल में, अल्काइल के माइग्रेशन से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है एज कम्पेयर टू फिनाइल। क्या होगा ना, ये फिनाइल और मिथाइल में ज़्यादा स्टेबल किससे बनेगा, अल्काइल के माइग्रेशन से। फिर भी कौन सा माइग्रेट करता है, फिनाइल। क्यों, यही किसकी वजह से,
पाई कॉम्प्लेक्स बन जाने की वजह से। ठीक, इसका और डिटेल आपने पढ़ा होगा, ये तो रिवीजन क्लास है, इसमें बहुत डिटेल में थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए ये देखते हैं, ये तीनों कार्ब एनायन हैं। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होगी? जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हो, पावरफुल। तो तीनों कार्ब एनायन रेजोनेंस तो तीनों में होगा, लेकिन इस रिंग में -m लगा पावरफुल, ये इलेक्ट्रॉन, रिंग का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेगा और ये NO2 ग्रुप क्या करेगा? अपनी ऑर्थो पे और अपनी पैरा पे क्या क्रिएट करेगा? पॉजिटिव क्रिएट करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव आना इसके लिए बहुत बढ़िया हो गया। ये OCH3 प्लस M दिखाएगा ऑर्थो पैरा पे माइनस, और यहाँ पे माइनस आना है इसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कार्बेनाइन के लिए तो क्या अच्छा है? प्लस, पास में एडजेसेंट में क्या आ जाए? प्लस आ जाए। और यहाँ तो कोई ग्रुप एक्स्ट्रा नहीं, बस रेजोनेंस तो करेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसमें बढ़ेगी? 1 में। देन थर्ड, ये दिस माइनस है, सॉरी माइनस M ही है ये, तभी तो प्लस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 1 3 देन 2, 1 3 2। सी वाला ऑप्शन बहुत आ रहा है, क्या हुआ है? ठीक है, बार बार CC आ जा रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? CC जानते हैं क्या होता है? C। अरे मूवी का नाम है, चोरी चोरी छुपके छुपके। अच्छा चलो, अच्छा इसमें बताना है, इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा? रिंग तो है नहीं, सिर्फ एक इफेक्ट ओनली -I लगेगा। -I से खींच के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पर ये रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ भी रेजोनेंस में जाएगा। बट NO2 ग्रुप, रेजोनेंस तो यहाँ भी होगा यहाँ, लेकिन NO2 ग्रुप इस पोजीशन पे इसका ऑपरेट, सिर्फ में एक ही इफेक्ट लगेगा, कौन सा? -I। बट यहाँ पर -I एंड -M, ये ऑर्थो पैरा पे क्या क्रिएट करेगा? पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव आने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये तो यहाँ पर प्लस लाएगा, यहाँ लाएगा और यहाँ लाएगा, इस पोजीशन पे प्लस नहीं क्रिएट करेगा, ये आपको पता होगा। मीजोमेरिक इफेक्ट पेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 2 के बाद फिर ये होगा। इसमें अगर NO2 नहीं भी होता तो रिंग में रेजोनेंस हो रहा था ना। 2 1 3 2, 4 बार C आ गया। चलो अभी क्या करना है? इसका OCH3 का कौन सा इफेक्ट होता है? जानते हैं कौन सा होता है? -I एंड +M। अगर दोनों ऑपरेट कर रहे हैं तो +M डोमिनेंट होगा, अगर +M नहीं लग रहा तो सिर्फ -I लगेगा। तो मेटा पोजीशन पर सिर्फ क्या लगेगा? -I लगेगा, -I। तो -I से स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा ये, यहाँ पे कोई बढ़ाने एक्स्ट्रा नहीं, रेजोनेंस होगा सिर्फ। लेकिन यहाँ पर क्या है? दोनों इफेक्ट लगेगा। पैरा पे -I तो बहुत ही कम है, +M लगेगा। +M का मतलब रिंग में यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, और इसके पास नेगेटिव आना, स्टेबिलिटी घटेगी। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? B, 2 वाला। 2 देन 1 देन 3, 2 1 3। इस बार तो कम से कम D आया। चलो आगे देखते हैं, इसमें क्या है आप समझिए। अगर रिंग के बाहर, बेंजीन रिंग के बाहर जो कार्बन है, यहाँ पर प्लस आ जाए, चाहे माइनस आ जाए, चाहे रेडिकल आ जाए, ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। लेकिन रिंग के कार्बन पे अगर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ गया, क्योंकि रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेंजीन के रिंग के क्या है? वो परपेंडिकुलर है। और रिंग में अगर कोई ग्रुप यहाँ लगा था, मान लीजिए X, अगर ये X वाला बॉन्ड टूट गया तो ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। ये जो खाली ऑर्बिटल होगा पता कहाँ होगा? ये बेंजीन के प्लेन में होता है, प्लेन में होता है। इस पर चाहे प्लस आ जाए, चाहे माइनस आ जाए, चाहे रेडिकल आ जाए, ये रिंग में रेजोनेंस नहीं करेगा। फिनाइलिक कार्बोकेटाइन, फिनाइल कार्बेनाइन, फिनाइल रेडिकल, ये तीनों स्टेबल नहीं है। बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बेनाइन, बेंजाइल रेडिकल तीनों रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हैं। तो इसका मतलब ये नेगेटिव है तो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। अगर कोई ग्रुप भी लगा देंगे, जैसे यहाँ पर क्या लगा दिया? CH3 के 2 इफेक्ट होते हैं। कौन सा? एक तो होता है +H, तो यहाँ +H इसके लिए तो वर्क नहीं करेगा, +H रिंग करेगा, लेकिन सिर्फ +I लगेगा, +I से स्टेबिलिटी को घटा देगा। और यहाँ पर क्या लगेगा? सिर्फ ओनली -I लगेगा।
ठीक है, तो माइनस आई से बढ़ाएगा प्लस आई से घटाएगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो सबसे स्टेबल 3 देन 1, 3 1 2, फिर से ऑप्शन सी आ गया। अच्छा सी आ गया, चलो आगे देखते हैं। इसमें भी सिर्फ एक ही इफेक्ट लगेगा, रिंग पे नेगेटिव है, रिंग पे नेगेटिव है तो रेजोनेंस पार्ट नहीं लेगा, माइनस एम प्लस एम इसके लिए तो वर्क नहीं करेगा। यहाँ माइनस आई ज्यादा है, यहाँ दूर हो गया, यहाँ और दूर हो गया, माइनस आई कम होता चला गया, स्टेबिलिटी गम हो गई। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 1 1 2 3 1 2 3 ए हो गया। ठीक, चलो तो इसमें क्या है, फिर से सिर्फ एक इफेक्ट वर्क करेगा, कौन सा? इस कार्ब एनायन के लिए सिर्फ माइनस आई काम करेगा। इसका माइनस आई यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम, यहाँ और कम, 1 माइनस आई, तो क्या होगा? 1 2 3 1 2 3 ए। किसी को डाउट हो तो पहले पूछो उसको। हाँ, लास्ट वाला इसमें तो रिंग पे नेगेटिव आ गया, रिंग पे नेगेटिव है तो जिस ऑर्बिटल में है वो रेजोनेंस पार्ट नहीं लेगा। ये NO2 कौन सा इफेक्ट दिखाता है? माइनस आई और माइनस एम, लेकिन माइनस एम उसी के लिए दिखाएगा ना जो रेजोनेंस पार्ट ले सकता है। तो ये कार्बन का ये नेगेटिव चार्ज, ये ऑर्बिटल जो है इनफैक्ट रिंग के प्लेन में है, लेकिन जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है जिन ऑर्बिटल में, बेंजीन के परपेंडिकुलर है। इसका NO2 का ऑर्बिटल भी बेंजीन के परपेंडिकुलर है, तो ये रेजोनेंस की वजह से इसको कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही इफेक्ट लगेगा, कौन सा लगेगा? माइनस आई। ठीक है, माइनस आई यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम, यहाँ और कम है, वही हो गया। और यहाँ भी सिर्फ एक ही इफेक्ट लगेगा, कौन सा? माइनस आई। ठीक, चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन सब नए हैं जो जेईई में आए हुए नहीं अभी तक, ये आ जाएंगे कभी भी, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इसमें फिर क्या है, एक ही इफेक्ट लग रहा है, कौन सा? ओनली कौन सा? वैसे तो ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट करेगा, लेकिन ये ऑर्बिटल तो प्लेन में है और जिस पर रेजोनेंस होगा प्लेन के परपेंडिकुलर है। जिसने रेजोनेंस ठीक से पढ़ रखा है पहले, उनके लिए तो बहुत रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं ये। रेजोनेंस ठीक से, कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी तो कल मैंने रफली बता दिया था, रेजोनेंस आपको आना चाहिए ठीक से। ठीक है, इसमें सिर्फ एक इफेक्ट लग रहा है, कौन सा? कार्ब एनायन के लिए रिंग के इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइज करेगा, माइनस एम भी दिखाएगा, लेकिन कार्ब एनायन के लिए सिर्फ एक इफेक्ट, कौन सा? ओनली माइनस आई इफेक्ट, कौन सा? ए वाला हो गया। ठीक है, चलिए अब जरा बताइए इसमें, ये बताइए ये कार्ब एनायन है, डबल बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहाँ पर क्या होगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब इधर ब्रेक होगा तो यहाँ से क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। तो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। वैसे नेगेटिव आने पर क्या होता है? अगर इसका देखें तो क्या होता है? इसका क्या होगा? sp3 होगा ना, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया पूरी तरह से, तो क्या हो गया? sp2। क्योंकि sp2 हो गया, इससे एक ग्रुप इधर लगा, एक इधर लगा, बाकी इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन है। नेगेटिव मिला के तो 4 हो गए। वैसे जो स्टेरिक क्या फैक्टर निकालते हैं, है ना, स्टेरिक फैक्टर निकालते हैं ना, नहीं वो निकालते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के 4 होने चाहिए, लेकिन नेगेटिव चार्ज क्या है? डीलोकलाइज है। यहाँ भी नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज, तो ये भी क्या होगा? sp2। लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं है, क्योंकि अगर एक बॉन्ड इधर ब्रेक करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड बनने का मतलब ब्रिज हेड कार्बन sp2 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ब्रिज हेड पे ना तो कार्बो के प्लस आएगा चार्ज, ना ही रेडिकल आता है, ना ही डबल बॉन्ड बनेगा। नेगेटिव तो आ सकता है, नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर इस पर नेगेटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव डीलोकलाइज नहीं होगा। तो इसका कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हुआ? एक ग्रुप इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, एक लोन पेयर, क्या हो जाएगा? sp3। नेगेटिव हो सकता है ब्रिज हेड पे, ब्रिज हेड पे sp2 कार्बन नहीं होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं आएगा, रेडिकल नहीं आएगा, कार्बोकेटायन नहीं आएगा। समझ गए? ब्रिज हेड पे sp2 कार्बन नहीं होता है, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन अगर sp2 हो गया, sp2 कार्बन होता है प्लेनर, तो चाहेगा तीनों एक प्लेन में आ जाए। प्लेनरिटी गेन करने के लिए बहुत स्ट्रेन ले लेगा, वो इतनी स्ट्रेन होगी कि फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है ये कार्बन अगर ऊपर उठाएंगे तो नीचे से बॉन्डेड है, ये उठ नहीं सकता है, प्लेनरिटी इसमें नहीं आ सकती है। ठीक है, तो ये sp3 रहेगा, sp3 है, नेगेटिव है तो रहेगा ही इस पे,
सिंपल, ये तो पिरामिडल जैसा है ही है, ये तो पहले से ही है। नेगेटिव में क्या प्रॉब्लम है? sp3 रहेगा, ये sp2 नहीं हो सकता है, sp3 तो है ही है। ये 3 ग्रुप नीचे लगे, ऊपर नेगेटिव। पिरामिडल पहले से ही है, और नेगेटिव चार्ज के बाद होता क्या है? पिरामिडल। पहले से पिरामिडल जैसा यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये तो हो जाएगा। sp2 कार्बन ब्रिज हेड पे नहीं होना चाहिए। ब्रिज हेड पे ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, ये यहाँ sp2 नहीं होगा। sp2 इसका मतलब यहाँ पर क्या नहीं होगा? प्लस चार्ज नहीं आ सकता है, रेडिकल नहीं आ सकता है, डबल बॉन्ड, ये तीनों नहीं आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पहले से हाइड्रोजन तो ही है, पहले से ही कार्बन sp3 है, नेगेटिव आ जाएगा तब भी sp3 रहेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ये तो sp3 हो ही सकता है, sp3 अभी भी है, समझ गए? नेगेटिव आने के बाद भी क्या रहेगा? sp3, sp2 नहीं होता है। ब्रेड्स रूल पढ़ा होगा, ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज या ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड या रेडिकल या आने से क्या होगा? वो प्लेनरिटी गेन करना चाहेगा। तो प्लेनरिटी का मतलब sp2 कार्बन हो जाएगा, sp2 कार्बन प्लेनर होना चाहिए, नहीं हो पाएगा, स्ट्रेन ले लेगा तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताइए इसमें, ये बढ़िया सवाल आई थिंक कर लेंगे आप। चलिए सब लोग पहले ट्राई करिए, 30 सेकेंड, जल्दी आंसर बताइए। ये बढ़िया क्वेश्चन, सब नए क्वेश्चन हैं ये, ऑलमोस्ट आपने ये क्वेश्चन किए नहीं होंगे पहले से। तो जीओसी तो इतना ज़्यादा कॉमन है कि क्वेश्चन किए ही होंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए नए क्वेश्चन हैं। जीओसी बस आज में जितना हो जा रहा है, अगली क्लास में हम बोलेंगे। अच्छा, किसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है? तो रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में, इसमें तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ एक इफेक्ट लगे, कौन सा? माइनस आई। अच्छा, यहाँ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस वाले को जरा फिर से बनाता हूँ मैं, ऐसे बनाता हूँ, इस वाले को ऐसे बना देता हूँ। देखिए इसमें क्या होगा समझो, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, फिर इधर ब्रेक हुआ, यहाँ नेगेटिव, इधर ब्रेक हुआ, इसका माइनस एम्बर कर रहा है। अरे बिल्कुल कर रहा है भाई, देखो ना, आप ऐसा करो, ये इधर ब्रेक हुआ तो यहाँ पर क्या है? प्लस, इधर ब्रेक हुआ तो यहाँ पर क्या है? प्लस, इधर ब्रेक हुआ यहाँ पर क्या है? प्लस, प्लस माइनस में बॉन्ड। तो NO2 ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा? यस करेगा। रेजोनेंस में देखिए पूरा चैनल बन गया, नहीं बना? कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसके 3-4 बनानी होगी, बनाएगी, समझ गए? अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये NO2 ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज नहीं करेगा। बताइए क्यों नहीं करेगा? भाई देखो, अब ये बॉन्ड इधर तो ब्रेक नहीं कर सकते, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन हो जाएगा। इसको आप पहले क्या करोगे? इधर ब्रेक करोगे, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से हटके यहाँ आ गया, फिर इधर ब्रेक करोगे। NO2 ग्रुप ने नेगेटिव को डिलोकलाइज नहीं किया, तो NO2 का सिर्फ एक इफेक्ट लग रहा है यहाँ भी। कौन सा? इसका सिर्फ एक इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई। यहाँ पर माइनस आई एंड माइनस एन दोनों लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ माइनस आई लग रहा है, बट इससे ज्यादा स्टेबल ये है। क्यों है? क्योंकि रेजोनेंस तो हो रहा है। तो बताइए मोस्ट स्टेबल कौन सा हुआ? कौन सा? 2 देन 1 देन 3, डी 2 1 3। ये समझ में आया कि मैं एक पेज में पूरा वर्किंग करके दिखाऊं? पहला वर्ष समझ है। एक काम करते हैं, अच्छा इस तरह के बहुत क्वेश्चन कर लिए पिछले दिन में, कल भी आज भी, तो एक समझ लो फिर आपको क्लियर है। कल तो बहुत बढ़िया कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन था, तीनों ऑप्शन में बढ़िया था। तो मैं एक काम करता हूँ, रुक जाइए, एक काम कर देते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? 65 था। NO2 ग्रुप तो क्या है? माइनस एन दिखाता है,
ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, यहाँ पर क्या आया प्लस, इधर ब्रेक हो जाएगा, क्या बना बोलो, डबल बॉन्ड बनेगा, O माइनस और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया प्लस, और यहाँ क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव। अब ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ भी क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो नेगेटिव चार्ज गया ना पूरी तरह से, कौन ले गया NO2, मतलब पाई बॉन्ड के साथ भी डीलोकलाइज है, NO2 के साथ भी डीलोकलाइज है। लेकिन पहला वाला जो इसका ऑप्शन था, ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, इसमें क्या है, इसमें NO2 ग्रुप नेगेटिव के साथ डीलोकलाइज नहीं है, या इस नेगेटिव को NO2 डीलोकलाइज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप ऐसे समझो, एक मिनट, इसमें और एक तरीका बताता हूँ मैं। मान ली इधर है, जैसे मान ली इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, क्या है नेगेटिव चार्ज है, ठीक। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, डायरेक्ट इससे NO2 लगा दें तो क्या इसको डीलोकलाइज करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ प्लस आएगा, इससे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो NO2 ग्रुप डीलोकलाइज तभी करेगा जब चैनल में हो। यहाँ आप कैसे भी बॉन्ड तोड़ के देख लो, इस वाले केस में NO2 का नेगेटिव के साथ रेजोनेंस नहीं होगा। डी होगा ना, आंसर क्या होगा? आंसर डी तो है, बिल्कुल ठीक है। इसमें बताइए क्या हुआ, वही वैसा ही क्वेश्चन। पहली चीज तो इसमें बताइए, दो NO2 लगे हैं, ये बताइए पहले इसमें बताइए, सुनिए, ये जो है नेगेटिव चार्ज, ये NO2 इसके काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव चाहिए, बॉन्ड यहाँ टूटा, यहाँ नेगेटिव आया तो बॉन्ड यहाँ टूटा, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, नेगेटिव यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और ये डीलोकलाइज नहीं करेगा। ये डीलोकलाइज तभी कर सकता है जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए। कहाँ पे? इस पोजीशन पे आए या फिर इस पर आए, तभी तो लेगा ये। लेकिन नेगेटिव यहाँ के बाद सीधे यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो सिर्फ इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? -I लगेगा, और कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। अच्छा, अब आइए इसमें आइए, इसमें क्या करेगा? देखो इधर, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो, सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ क्या चाहिए? पॉजिटिव, इधर ब्रेक हुआ, यहाँ पर नेगेटिव आया, इस नेगेटिव को ये डीलोकलाइज कर देगा, और अगर इसके टूटने के बाद ये टूटा तो इस नेगेटिव को भी कर देगा। तो यहाँ दोनों NO2 को कौन सा इफेक्ट लग रहा है? -M और -I दोनों लग रहा है। यहाँ सिर्फ क्या लग रहा है? -I लग रहा है, इसका भी -I, इसका भी। लेकिन यहाँ पर क्या है समझो, इसमें यहाँ नेगेटिव है तो बॉन्ड इधर तो टूटेगा नहीं, बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ के बाद नेगेटिव डायरेक्ट यहाँ चला गया, यहाँ पे नहीं आया, तो इसका सिर्फ एक लगेगा -I। लेकिन यहाँ पे आया, फिर जब यहाँ टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव आ गया, और यहाँ नेगेटिव आने से रेजोनेंस करेगा। तो इसमें इसका दोनों -M एंड -I और -M, इसमें दोनों ही -M लगा रहे हैं, इसमें दोनों ही नहीं लगा रहे हैं, इसमें एक लगा रहा है। तो मोस्ट स्टेबल 1, then 3, then 2, 1 3 2। ये बढ़िया सवाल है, सब जाके घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, समझ गए? ये तो कल करके आना चाहिए था। अगर नहीं आ रहा तो मैं पूरा इस क्वेश्चन को 5 मिनट एक्सप्लेन कर दूं पूरे डिटेल में। आ गया? चलिए ठीक। अब बताइए, ये तो रिंग के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, तो यहाँ रेडिकल बनाएगा, यहाँ बनाएगा, यहाँ रेडिकल बनाएगा, इसका कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा? +H वर्क करेगा। यहाँ पे इसका +H वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल लाएगा। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही -M लगता है, ऑर्थो पोजीशन पैरा पे ही +M लगता है, ऑर्थो पोजीशन पे ही +H लगता है। यहाँ पर क्या होगा? ये तो सिर्फ यहाँ भी +H लगेगा ही नहीं। लेकिन हाँ यहाँ, बट समझिए, यहाँ पर रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, यहाँ रेजोनेंस है ही नहीं, लीस्ट स्टेबल ये हो गया। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन किसका मिला? मिथाइल का मिला। यहाँ मिथाइल का स्टेबलाइजेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं इसको ऐसे बता दूँ, समझो, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हमने CH2 कर दिया,
ये रेडिकल रेजोनेंस में स्टेबलाइज है कि नहीं, बोलो है। लेकिन अब बताइए CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल एंड मिथाइल, तो इधर तो रेजोनेंस करेगा, इधर से क्या मिल गया, अल्फा। वही कंडीशन है, ये रेजोनेंस भी करेगा और ये क्या मिल गया, अल्फा। रिंग चैनल का काम करेगा, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्थो और पैरा पे लगेगा, और पैरा पे लगने का मतलब इसको मिलेगा। ठीक है, ये सब कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आपने पहले से बनाई हैं, तभी आपको समझ में आएगा। मैं कहिए तो एक बना के दिखाऊंगा इसको। चलिए, एक मैं टॉलुइन का कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ पहले। अच्छा बताइए, ये तो स्टेबल है, रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा, इसमें सिर्फ क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, कितना अल्फा का, 3, और मिथाइल में कुछ भी नहीं है। समझ गए? तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, पता है आपका, पता है कि नहीं? रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है मालूम है? स्टेबिलिटी क्यों बढ़ेगी, मालूम ही होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बताइए, क्या इसमें रेडिकल रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, लेकिन ये इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट किसको मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि पैरा पे लगा है। ये कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस अपना इफेक्ट दिखाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे दिखाएगा। ठीक, चलिए, ये एक चीज़ है, सिंपल सी बात है कि एक बॉन्ड तोड़ने की बात चल रही है। मान लीजिए मिथाइल लगा है और यहाँ कोई लगा है X। दो तरीके से बॉन्ड तोड़ सकते हैं, एक तो होमोलिटिक तोड़े तो क्या बनेगा, रेडिकल रेडिकल बनेगा। दूसरा, अगर आप X की तरफ बॉन्ड तोड़ दो, माइनस और ये प्लस, ये होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन है, ये हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन है। बॉन्ड तोड़ने में क्या लगेगी, एनर्जी लगती है। कब एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसमें क्या बनेगा, रेडिकल, इसमें क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। तो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है, देनी पड़ती है। समझ गए? कब आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, अगर इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो आसानी से वो बन जाएगा, आपको एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी। जब ऑर्गेनिक रिएक्शन या रिएक्शन जब भी करते हैं तो पहले बॉन्ड तोड़ते हैं, बॉन्ड तोड़ के इंटरमीडिएट बनाते हैं, यहाँ तक की स्टोरी जो है काइनेटिक फैक्टर, फिर प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक फैक्टर। तो काइनेटिक फैक्टर, आपको एनर्जी देनी पड़ती है बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो एनर्जी कब देनी पड़ेगी, अगर इंटरमीडिएट कम स्टेबल है तो मुश्किल से बॉन्ड तोड़ना ही नहीं देगा, एनर्जी बहुत देनी पड़ेगी। इंटरमीडिएट अगर बहुत स्टेबल तो आसानी से बन जाएगा, एनर्जी कम लगेगी। तो चाहे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करो चाहे हेटेरोलिटिक, एनर्जी कब कम लगेगी, जब इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है। इनवर्स रिलेशन है, इसका मतलब होमोलिटिक बॉन्ड BD इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टिंग इन रेडिकल्स। सही है, रेडिकल ज़्यादा स्टेबल तो एनर्जी कम, ये पॉइंट सही है। हेटेरोलिटिक BD स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग आयंस, ये भी सही है। दोनों केस में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी, बोथ A एंड B। आगे की कुछ क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं, देखिएगा इसी पर बेस्ड हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 तरह के बॉन्ड तोड़े गए हैं, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ा, यहाँ बॉन्ड तोड़ा, यहाँ बॉन्ड तोड़ा। जिस बॉन्ड पे एरो लगा है उसको तोड़ना है, और कौन सा तोड़ना है, होमोलिटिक। होमोलिटिक का मतलब क्या बनाना है, रेडिकल। रेडिकल बना के देखो, अगर यहाँ पे तोड़ोगे तो कौन सा रेडिकल बनेगा, मिथाइल रेडिकल। यहाँ पे क्या बनेगा, मिथाइल रेडिकल। यहाँ पे क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल रेडिकल। कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल, इसमें 6 अल्फा, इसमें 3 अल्फा, इसमें 2 अल्फा। चलो, तो बताइए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें लगेगी, सबसे कम इसमें लगेगी, मोस्ट स्टेबल। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा इसमें लगेगी। तो एनर्जी का ऑर्डर होगा 1 2 3, 1 2 3, मतलब ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन अगला है, बताइए फटाफट। देखिए, यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करेंगे तो इंटरमीडिएट ये बनेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा, और ये इस इंटरमीडिएट में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे तोड़ेंगे तो इनफैक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे रेडिकल आ जाए, चाहे कार्बोकेटायन चाहे कार्बोनाइन, ये स्टेबल नहीं होता है, ये तो इंटरमीडिएट कम स्टेबल है। इसमें क्या है,
इसमें रेडिकल बनेगा लेकिन रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, डबल सिंगल डबल एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, उसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो सबसे मुश्किल से ये बॉन्ड टूटेगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 2 1 देन 3, 2 1 3, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें बताना है, इसमें रेडिकल कौन सा बनेगा, इसमें रेडिकल बनेगा आपका 3 डिग्री, कितने अल्फा, 9 हाइड्रोजन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा, 1 हाइड्रोजन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर क्या होगा, 2 2 4, 4 हाइड्रोजन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। लीस्ट स्टेबल नहीं, रेडिकल में शिफ्टिंग थोड़ी कराएंगे, अगर शिफ्टिंग होती भी है तो एनर्जी पहली बार में एनर्जी के ऑर्डर पे शिफ्टिंग के बाद नहीं देखेंगे, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी रीअरेंजमेंट के बाद नहीं देखते, जो पहले स्टेप बना वैसे उसी में देखी जाएगी। ठीक है, तो रेडिकल में अरेंजमेंट नहीं है। चलिए आपको बताना है सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें लगेगी, 2 देन 3 देन 1, 2 3 1 बताना इसमें। चलिए बताइए, पेन जल्दी उठाइए फटाफट, कोशिश करिए कि फटाफट आंसर निकालिए। चलिए ऑनलाइन से बोलिए बेटा कोई जल्दी से। नेटवर्क इशू हो रहा है बेटा आपके एंड से होगा, इधर से बिल्कुल सही चल रहा है। वैसे क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है तो वॉइस भी आ रही है बेटा, आपके एंड से होगा इशू। नहीं सर, सब नहीं सर, सब में हो रहा है। नेटवर्क इशू है कि नहीं बोलिए, आपकी तरफ है क्या ऋषभ? बेटा क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है, अगर नेटवर्क इशू है तो बाद में देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग इज ऑन, यू विल गेट रिकॉर्डेड लेक्चर। अगर नहीं सुनाई पड़ रहा तो लिख दिया, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए, इसमें बॉन्ड तोड़ेंगे तो रेडिकल यहाँ बनेगा लेकिन रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा, डबल के बाद सिंगल फिर सिंगल, इसके लिए सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 हाइड्रोजन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर तोड़ेंगे तो रेडिकल बनेगा, रेजोनेंस करेगा लेकिन एक डबल बॉन्ड में रेजोनेंस पार्ट लेगा, इधर वाले में नहीं लेगा, तो रेजोनेंस हो गया। इसमें तोड़ेंगे तो ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो गया, है ना, डबल सिंगल रेडिकल। सबसे स्टेबल ये, फिर ये एनर्जी ज़्यादा होगी, 1 2 3, ए ऑप्शन करेक्ट, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन देख लिए फटाफट। लेकिन क्या करना है आपका, इस बार हेट्रोलिटिक क्लीवेज करना है, हेट्रोलिटिक कार्बोकेटायन बनाना है, एक तरह से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या बना कार्बोकेटायन, 6 हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, यहाँ पे तोड़ेंगे तो प्लस आया, 2 हाइड्रोजन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ तोड़े तो 9 हाइड्रोजन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। मोस्ट स्टेबल क्या होगा, 3 1 2, लेकिन एनर्जी का ऑर्डर 2 1 3, 2 1 3। आगे बढ़ते हैं, इसमें बताइए, यहाँ से टूटेगा रेजोनेंस करेगा, यहाँ टूटेगा 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कोई नहीं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बी 9 अल्फा वाला इससे ज़्यादा स्टेबल होता है। याद रखो आप, स्टेबिलिटी में कार्बोकेटायन में इसका स्टेबिलिटी बेंजाइलिक से ज़्यादा होता है, बट इसका स्टेबिलिटी ये 1 डिग्री बेंजाइलिक है। अगर यहाँ पर एक मिथाइल लगा दें तो अब ये कम स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पर रेजोनेंस के साथ साथ क्या आ गया, अल्फा, तो 1 डिग्री बेंजाइलिक टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन से कम स्टेबल है।
इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? 2, देन 1, देन 3। एनर्जी का ऑर्डर 3 1 2 3 1 2 डी। ठीक है, आगे बढ़े। फिर से देखिए, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना और कार्बोकेटाइन को रिंग तो रेजोनेंस में स्टेबलाइज करेगा ही, इसका क्या लगेगा? प्लस m, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस लाएगा, ये तो स्टेबिलिटी बहुत बढ़ा देगा। प्लस m, यहाँ पर इसका सिर्फ क्या लगेगा? माइनस आई लगेगा, प्लस m। तो स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से तो बढ़ेगी, लेकिन ये थोड़ा सा घटाएगा। और यहाँ पर क्या है? माइनस m, ये तो स्टेबिलिटी को काफ़ी घटा देगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 1, देन 2, देन 3, लेकिन हेट्रोलिटिक BD 3 2 1 3 2 1। एक तरह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी निकालनी, लेकिन नए तरह के क्वेश्चंस BD के टर्म्स में। ठीक है, चलो बताओ। एसिडिक स्ट्रेंथ आ गया, बहुत ही आसान। तीनों एसिड हैं, सिर्फ क्या लग रहा है? माइनस आई। यहाँ आई का, यहाँ Br का, यहाँ Cl का। माइनस आई मैक्सिमम किसका है? Cl। तो बहुत ही आसान सवाल है, क्या होगा? 1 2 3 1 2 3 ये ऑर्डर हो गया ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। चलिए आगे बताइए। अब इसमें क्या है? ये भी माइनस आई लगाना है। इसमें यहाँ पर प्लस आई, यहाँ पर माइनस आई काफ़ी ज़्यादा, माइनस आई थोड़ा कम। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? 2 1 3 2 1 3। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। इसका बताना है आपको, देखिए क्या लॉजिक है, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है। कल 54 क्वेश्चन हुए थे इतने कम टाइम में। अगर आप ये क्लास रेगुलरली चलती रहती एग्ज़ाम तक, JEE मेन 1 में भी 2 में भी, और जाके अब तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी भी आपके पास चांस है कि आपको बढ़िया नंबर ला सकते हैं। अच्छे से मेहनत करिए। सुनिए, बताइए। देखिए, इसमें तो रिंग से प्लस आई लगाएगा। इस रिंग का क्या इफेक्ट है? सारे sp3 कार्बन तो प्लस आई लगाएंगे। यहाँ पर इस ऑक्सीजन का क्या हो गया? माइनस आई। माइनस आई यहाँ पर है लेकिन दूर हो गया। यहाँ माइनस आई ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ माइनस आई है नहीं, प्लस आई है। तो 2 3 1 2 3 2 3 1। ठीक, चलिए आगे देखिए। इसमें बताएंगे फॉर्मिक एसिड, यहाँ पर क्या है? एक ग्रुप के लिए दूसरा ग्रुप क्या करेगा? माइनस आई बन जाएगा। और यहाँ डायरेक्ट है, मतलब समझिए इतना ग्रुप सब में कॉमन है। इतना ग्रुप सब में क्या है? कॉमन है। जो कॉमन नहीं वो क्या है? एक तो H है, दूसरा इतना ग्रुप है, तीसरा COH। जो कॉमन नहीं क्या बचा? जो कॉमन नहीं इनमें बचा है COH और क्या? H और CH2COH। इसका तो माइनस आई होता है H के रेस्पेक्ट में, इसका भी ओवरऑल माइनस आई ही रहेगा, लेकिन इसका माइनस आई ज़्यादा, इसका थोड़ा कम रहेगा। ये अच्छा सवाल है, वैसे ट्रिकी है, बहुत आसान है, लेकिन इसमें गलती होने के चांस बहुत है। तो इससे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, इससे भी ज़्यादा ये होगा, तो 1 2 3 होगा, याद रखिएगा। ये अच्छा सवाल है, 1 2 3। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ये कहाँ पे रखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए, दो क्लोरीन है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यस, यहाँ दोनों क्लोरीन पास पास लगे हैं। यहाँ एक क्लोरीन पास, ये दूर हो गया, यहाँ दोनों क्लोरीन दूर हो गए। माइनस आई ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ और कम। माइनस आई जितना ज़्यादा होगा, माइनस आई माइनस m दोनों ही एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो क्या होगा? 3 2 1 3 2 1। ये इजी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बताइए, आपने पढ़ा होगा कि बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे अगर एक्सेप्टर लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, डोनर लग गया तब भी बढ़ा देता है। कौन सा इफेक्ट? ऑर्थो इफेक्ट। तो इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट लग गया, इसमें भी लग गया। जब ऑर्थो इफेक्ट कॉमन हो गया तो इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे? ये तो खींचने वाला है, ये डोनर है। इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? 2 then 3। बट ये डोनर होने के बाद भी इससे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? इसमें क्या लग रहा है? ऑर्थो इफेक्ट। 2 3 1 2 3 1। कौन सा?
डी ऑप्शन सही है। समझ में आया? कौन सा इफेक्ट आपने पढ़ा होगा ना, ऑर्थो इफेक्ट। बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे डोनर एक्सेप्टर कुछ भी लग गया है तब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट कब रहता है, डोनर लग गया। क्यों? एक्सेप्टर तो तब भी बढ़ा रहा था, और एक्सेप्टर लग गया, आप ऑर्थो इफेक्ट लगाना भूल भी जाएंगे तब भी आंसर क्या रहेगा, वही रहेगा। लेकिन डोनर लगने के बाद भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है। वैसे तो मिथाइल लगने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाले से कम होनी चाहिए, लेकिन क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? ऑर्थो इफेक्ट। लेकिन यही ग्रुप अगर मेटा या पैरा पे लगा देंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, बढ़ाएगा नहीं, ऑर्थो पे ही बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए ये एक लिखा हुआ है रीजन कि पहले वाले से ज़्यादा एसिडिक ये होगा अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप लग गया है, ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट क्यों होता है? रिंग जो होता है इसके लिए डोनर का काम करता है। किसके लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाएगा -m और रिंग क्या दिखाएगा, +m। रिंग जो है डोनर है, किसके लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। डोनर लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है। लेकिन जब ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगेगा तो इसमें क्या होगा, SIR की वजह से इसकी प्लेनरिटी चेंज हो जाएगी। रिंग के साथ ये रेजोनेंस काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो रिंग का जो डोनर नेचर है वो खत्म हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। डोनर नेचर हटा दीजिए तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, पहला वाला ही ऑप्शन सही है, आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए अब बताइए, इसमें सब में इसमें तो कोई ग्रुप बढ़ाने वाला नहीं है, इसमें क्या लगा है? इसमें सबसे पहले तो NO2 ग्रुप क्या करेगा, -m -I लगाएगा। -I बहुत ज्यादा है, ऑर्थो भी है, लेकिन इन दोनों में ये सिर्फ -I लगाएगा, ये -m और -I लगाएगा। इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? 3। सबसे ज्यादा एसिडिक 2 then 3 then 4 then 1 2 3 4 1 2 3 4 1 क्या ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब बताइए क्या होगा। फिर से इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें लगा, लेकिन क्या लग गया, ऑर्थो इफेक्ट। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये घटाएगा, कौन सा इफेक्ट, +I इफेक्ट से घटाएगा। ये +I और +H दोनों से घटाएगा, नहीं समझे? ये ऑर्थो पोजीशन पे क्या लाएगा, नेगेटिव लाएगा, इस पोजीशन पे नेगेटिव। तो ये तो घटाने वाला ग्रुप है ही है, लेकिन यहाँ क्यों बढ़ा दिया, ऑर्थो इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सेकंड के बाद फर्स्ट, सेकंड के बाद फर्स्ट, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक 4, सेकंड फर्स्ट 4 3, सेकंड फर्स्ट 4 3, कौन सा, डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए इसका इफेक्ट कौन सा, OCH3 का -I और +m। अगर दोनों एक्ट कर रहे हैं तो मेन ग्रुप +m नहीं लग रहा है तो -I। अच्छा बताइए, यहाँ पर सिर्फ क्या लग रहा है, ओनली -I, तो बढ़ाएगा। यहाँ पर +m घटाएगा, यहाँ बढ़ाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ घटाएगा। इसमें कौन सा इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। तो चैंपियन तो यही हो गया। उसके बाद फिर ये वाला बढ़ाने वाला है, ये फिर ये घटाने वाला है, इससे ज्यादा एसिडिक 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 4 2 4 1 3 2 4 1 3 है कुछ। ये ऑर्थो इफेक्ट के बड़े सवाल हो गए। अच्छा बताइए, इसमें ऑर्थो इफेक्ट में जैसे ये ले लें हम, ऑर्थो पोजीशन पे ले लें हम बेंजोइक एसिड, ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन ले लें और ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन ले लें। ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ, -I ज़्यादा किसका है, क्लोरीन का। लेकिन ऑर्थो इफेक्ट लगाना है, ऑर्थो इफेक्ट ज़्यादा कब होता है, साइज बड़ा हो जाए। ये साइज क्लोराइड छोटा है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक, अगर यहाँ पर एक में जैसे पिछले केस में लगा तो मिथाइल लगा था, मिथाइल से ज़्यादा एसिडिक कब होगा, जब मिथाइल लगा दे। उससे भी ज़्यादा कब होगा, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि SIR है ना, SIR ज़्यादा कब लगेगा, साइज बड़ा हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, आंसर तो निकल गया इसका, अच्छा निकालना है। तो इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, और हेलोजन में मेनली क्या लगाते हैं, -I। तो -I यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम, उसमें है ही नहीं। -I के साथ साथ यहाँ ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज़्यादा एसिडिक 2 then 4 then 3। इसमें +m नहीं लगा, आंसर -I से निकलेगा।
2 4 3 1 2 4 3 1 डी हो गया। ठीक, डी आंसर सही हो गया आपका, डी आंसर सही है, ये रहा डी आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए दादा क्या है, NO2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाएगा यहाँ, -M एंड -I, यहाँ पर पॉजिटिव भी लाएगा, यहाँ पर सिर्फ -I, पॉजिटिव जो लाएगा इस पोजीशन पे लाएगा, यहाँ पे नहीं लाएगा। इसमें -I से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, इसका -N इसके काम नहीं आएगा। तो ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, सेकेंड वाला। ठीक, सेकेंड वाला। तो क्या हुआ आपका, पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है, इन मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये वाला पहला वाला, NO2 ग्रुप हैज ओनली -I इफेक्ट ऑपरेटिंग ऑन द COH ग्रुप, बट इन पैरा क्या है, दोनों इफेक्ट। पहला ही सही है, कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ए सही हो गया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसमें देखिए ये सिर्फ मेटा पे -I और ये +M एंड -I, डोमिनेंट इफेक्ट +M, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, कम करेगा। ये कम एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक, वही बात, इसका सिर्फ -I ऑपरेट कर रहा है, इसका +M भी ऑपरेट कर रहा है। आंसर ढूंढ लेंगे ना, लिख दिया मैंने -I इसका दोनों। चलिए अब इसमें बताइए, इसका सिर्फ +I, इसका +H एंड +I, ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये वाला है। इसमें एक, इसमें दो इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक, मेटा वाला सिर्फ क्या दिखाएगा, मेटा पे जो ग्रुप है सिर्फ -I या +I दिखाएगा, बाकी नहीं दिखाएगा। समझ में आ रहा है, तो चलिए आपका ओके। अब बताइए, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बिहेव करेगा तो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब एसिड की तरह बिहेव करता है तो क्या बनाता है, RCOOH, ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, RCOO- एंड H+। जो RCOO- है इसमें रेजोनेंस हो जाता है, इसका एक केमिकल स्ट्रक्चर ये है, दूसरा क्या बनेगा, बॉन्ड इधर टूटेगा तो क्या बनेगा, O- एंड इधर डबल बॉन्ड। हाइब्रिड कैसा बनेगा, हाइब्रिड दोनों केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, इक्विवेलेंट है नॉन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट है। हाइब्रिड ऐसा बनेगा ROO, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ चार्ज -1/2, यहाँ भी दोनों चार्ज इक्वली डिवाइड हो गया ना, क्योंकि दोनों केमिकल स्ट्रक्चर है कैसी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जब आप बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे, इस पे आप क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलेट आयन का जो बनेगा RCO, इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा OO, हाइब्रिड बनाएंगे तो यहाँ पर -1/2, यहाँ पर भी -1/2, और OH के साथ क्या करेगा बोलो, अब ये OH के साथ ऑक्सीजन पे -H क्या बना लेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इधर बनाए। कब, जब इस पर माइनस आएगा, इसका माइनस वाला इससे बना लेगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों ही तरफ से बनेगा। तो कौन ज्यादा स्टेबलाइज होगा, कॉन्जुगेट बेस। अरे एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए देखते क्या है, H+ हटाओ, जो कॉन्जुगेट बेस बना उसकी स्टेबिलिटी देखो। स्टेबिलिटी में नेगेटिव चार्ज हमें क्या करना होता है, कम करना होता है, या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये ज्यादा एसिडिक है, इसमें एक तरफ से बनेगा, समझ गए, इसमें नहीं है कुछ एक्स्ट्रा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, 3 2 1, इसमें दोनों तरफ से, इसमें एक तरफ हुआ ये 3 2 1 बी। अगला जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये वाला पॉइंट, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होगा शायद, ये रहा। मुझे द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट दिस कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इन दोनों में, इसमें देखिए है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन में -1/2 -1/2, इधर भी क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कॉन्जुगेट बेस क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया है, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन कर लेंगे आप, अब क्या पूछा गया देख लीजिए, आपको क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए। इसमें बताइए फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ, हेलोजन के केस में सिर्फ क्या देखते हैं, -I, यहाँ -I ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है, यहाँ -I नहीं है। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, कौन सा, सेकेंड 4 3 1, सेकेंड 4 3 1, ठीक ठीक। अच्छा फिनॉल और वाटर में ज़्यादा एसिडिक कौन होता है,
फिनॉल क्यों? फिनॉक्साइड आयन में, अरे फिनॉल जब H प्लस देगा तो क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और वाटर क्या बनाएगा? OH माइनस। अच्छा एलिफेटिक अल्कोहल ले ले, ROH, तो एलिफेटिक अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक है, क्यों? अरे एलिफेटिक अल्कोहल होता है ROH, ये बनाएगा RO माइनस। R क्या है? प्लस I से नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल हो गया। वाटर में क्या बनेगा? वाटर में माइनस, तो कोई बढ़ाने या घटाने वाला फैक्टर स्टेबिलिटी को कुछ नहीं, कोई H। अच्छा फिनॉल में क्या होगा? फिनॉल में क्या होगा? माइनस प्लस, फिनॉक्साइड आयन क्या है? स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो इसमें एरोमेटिक अल्कोहल वाटर से ज़्यादा एसिडिक है, लेकिन एलिफेटिक अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक है, क्योंकि ये स्टेबलाइज्ड है, ये डीस्टेबलाइज्ड है। स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, डीस्टेबलाइज्ड बाय प्लस I, और वाटर में कुछ हाइड्रोजन है, कोई स्टेबलाइजिंग या डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं। चलो तो बताइए इसमें सबसे, ये तो हो ही गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए पहली चीज बताइए, फिनॉल और इसमें ज्यादा एसिडिक कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। तो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, लेकिन यहाँ कितने लगा दिए? तीन NO2। एक NO2 का माइनस M यहाँ पर प्लस क्रिएट करेगा, दूसरा वाला भी अपने प्लस, ये भी यहाँ पे इस पोजीशन पे, इसकी ऑर्थो है, इसकी ऑर्थो, इसकी पैरा है। ये तीनों NO2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट? माइनस M माइनस I माइनस M माइनस I माइनस M माइनस I। ये कौन सा एसिड होता है? पिक्रिक एसिड जो होता है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी खासी बढ़ जाती है और इससे भी आगे निकल जाता है। ये सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हुआ? 3-1-2 3-1-2 3-1-2। अच्छा फिनॉल और बेंजोइक एसिड में ज़्यादा एसिडिक बेंजोइक एसिड होता है, समझ में आया? फिनॉल तो एक्चुअली अल्कोहल है, हल्का सा एसिडिक क्यों हो गया? ड्यू टू फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक है, ओके। हाँ हाँ क्या लगा दे? हाँ नहीं, 2-1 में तो वैल्यू देखनी पड़ेगी, 1 में तो बिल्कुल नहीं होता है, 2 में भी देखना पड़ेगा, पीके उसका पीके वैल्यू देखना पड़ेगा, 3 वाला तो क्रॉस कर जाता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए किस में पहले वाले में क्या लगेगा? NO2 का माइनस M माइनस I दोनों, पहले में एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ाएगा और दूसरे में सिर्फ माइनस I लगाएगा। तो पहले में सिर्फ माइनस I लग रहा है, वो दोनों लग रहे हैं, क्या कौन सा लग रहा है? माइनस M भी लग रहा है, माइनस I लग रहा है, और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ये सिर्फ माइनस I इफेक्ट से बढ़ाएगा। अब चेक कर लीजिएगा आंसर, ठीक। ये बढ़िया सवाल है, चलो करो इसको, 1 मिनट ले लो आराम से। पहली चीज देखिए, ये ग्रुप कौन सा है? COOR, ये क्या है? एस्टर। यहाँ भी COO और कार्बन एस्टर, ये कौन सा है? अरे कीटोनिक ग्रुप है। आप ये बताइए माइनस M ज़्यादा किसका होता है? CO का माइनस M COOR से ज़्यादा होता है। क्यों? इसका माइनस M कम क्यों है? क्योंकि ये तो इधर भी इन्वॉल्व है ना, तो माइनस M ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा इसमें। अब क्या होगा सर? तो ये एक अल्कोहल है, ये H प्लस लूज करेगा तो यहाँ क्या आएगा? माइनस।
H प्लस लूज करेगा, यहाँ क्या आएगा माइनस, H प्लस लूज करेगा तो क्या आएगा माइनस। तो देखेंगे नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबल उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी मतलब नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो, क्या हो, डीलोकलाइज हो जाए, कोई ग्रुप खींच ले जाए। तो बताइए क्या यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज क्या ये डीलोकलाइज करेगा? अगर ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया तो यहाँ क्या आएगा प्लस, तो यहाँ क्या चाहिए माइनस। माइनस कैसे आएगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ के बाद प्लस, प्लस सीधे क्या आएगा, यहाँ प्लस आया फिर सीधे प्लस यहाँ चला गया। ये CO ग्रुप इस ऑक्सीजन के नेगेटिव को डीलोकलाइज नहीं करेगा। करेगा बताओ आप? नहीं करेगा। आप खुद करके देखो ना, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पर क्या है प्लस, अब यहाँ पर क्या चाहिए माइनस। अगर ये समझो, अगर बॉन्ड इधर टूटा यहाँ क्या आया प्लस, अगर ये OH यहाँ लगा होता जैसे इसमें लगा है, ये बॉन्ड इधर टूटा प्लस आया, ये इधर टूटा तो यहाँ क्या आया प्लस आया, बॉन्ड बन गया, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, प्लस माइनस में बॉन्ड बनेगा। तो ये CO ग्रुप क्या, ये एस्टर ग्रुप क्या इस नेगेटिव को डीलोकलाइज करेगा? आप लोग को डीलोकलाइजेशन नहीं आता है, बहुत लोग को, मतलब बहुत बेसिक चीज़ आपने नहीं सीखी है और ये आपकी गलती होगी, चाहे किसी बैच में पढ़े हों। रेजोनेंस से बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा, आप देख नहीं पा रहे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी नहीं समझ पाए होंगे आप। बताइए नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज किस में होगा, पहले में दूसरे में? दूसरे में होगा। पहले में आप कैसे कर सकते हो भाई, आप लोग खामोश हो तो फेस रीडिंग समझ में आता है। अब इतना टाइम थोड़ी कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे चला जाए, ये तो आप लोग को पढ़ के आना चाहिए। अब जैसे ये है यहाँ पर CO है और ये रहा ऑक्सीजन, अब यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया, आप कैसे भी रेजोनेंस करके देखो ना, आप बता नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा? नहीं होगा। अब भाई इसको इधर तोड़ गए तो यहाँ पर क्या आया प्लस, अब यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ नेगेटिव तो है नहीं, अब ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो प्लस यहाँ के बाद यहाँ आ गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इधर टूटा तो प्लस आया, इधर टूटा तो यहाँ प्लस आया, प्लस माइनस का बॉन्ड। यहाँ भी नेगेटिव डीलोकलाइज होगा, क्यों, इधर ब्रेक हुआ तो प्लस आया, इधर ब्रेक हुआ यहाँ प्लस आया, प्लस माइनस का बॉन्ड। लेकिन इन दो में डीलोकलाइज हो रहा है, उससे ज़्यादा एसिडिक ये है, लेकिन इन दोनों में CO का -M ज़्यादा है, ये लिखा हुआ। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, 2 then 3 then 2 then 1। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C का भी होता है, उसमें कई OH होते हैं, सबका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने को आ सकता है। क्लास में क्वेश्चन शायद वो कराया भी गया होगा। 3 to 1 3 to 1 कौन सा ऑप्शन सही, ये वाला, ठीक है। चलिए इसमें बताना है हाइड्रोजन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 2, हाइड्रोजन नंबर 3, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? अगर H प्लस निकल गया तो माइनस यहाँ आएगा, दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा, यहाँ माइनस आया तो सिर्फ एक तरफ करेगा, यहाँ रेजोनेंस नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक 1 2 then 3, 1 2 3 कौन सा, ये बोलो, चलो इसमें बताना है। ट्रिपल बॉन्ड से लगा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक। डबल बॉन्ड एसिडिक नहीं होता है, तो ठीक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ ये H प्लस लूज करेगा तो माइनस आएगा, Sp कार्बन पे माइनस थोड़ा स्टेबल होता है, इसलिए क्या है ये एसिडिक है। लेकिन यहाँ से अगर निकला, यहाँ से H प्लस निकला तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस आने के साथ साथ क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो सबसे इससे जल्दी H प्लस ये दे देगा, क्योंकि H प्लस लूज करते ही क्या हो जा रहा है, ये एरोमेटिक हो जा रहा है। ज़्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये 1 2 3 ऑप्शन नंबर A। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखो, अब पूछा है बेसिक स्ट्रेंथ, फिर से आया बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब लोन पेयर डोनेट करना है। यहाँ तो लोन पेयर आसानी से अवेलेबल है। एक नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस पे तो नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, sp की, देन sp2 देन sp3। ये लोन पेयर दे देगा आसानी से, थोड़ा डिफिकल्टी से दे देगा, लेकिन ये लोन पेयर देना नहीं चाहेगा। 2 2 4 2 6 कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन
एरोमेटिसिटी के लिए जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए उसमें 2 ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन भी काउंटेड हैं। अगर ये अपना लोन पेयर दे देगा तो एरोमेटिसिटी का लॉस कर देगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा लोन पेयर देने में। तो सबसे बेकार बेस कौन सा हो गया? पायरॉल। पायरॉल मीन्स फर्स्ट से आएगा पायरिडीन, और ये फिर सबसे लास्ट में आ गया। इसका नाम क्या होता है? कॉमन नेम? ना ना, बताते रहिए ना। पायरॉल, पायरिडीन, इसका नाम बताइए। सुना होगा, हाँ, कॉमन नेम। बताइए, ऑनलाइन में कोई बताइए। अब तो गूगल सर्च मार दिया होगा। है ना? चलिए आप ही लोग ढूंढिए, कल बताइएगा। सुना होगा नाम जरूर। चलिए, आंसर कौन सा हो गया पिछले वाले में? 3, 2, 1 बी हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। बढ़िया, 98% तक पहुंच गए। चलिए, पहला है एनिलीन, दूसरा एनोटो ग्रुप। एनोटो ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? -I-M, बेसिक स्ट्रेंथ को ये कम करेगा, इतना जानते होंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही इफेक्ट से कम करेगा, -I। यहाँ -M लगाएगा, -I लगाएगा। -M तो बहुत पावरफुल है, ये पूरा लोन पेयर खा लेगा। यहाँ पर प्लस लाएगा, यहाँ प्लस लाएगा, यहाँ प्लस लाएगा, लोन पेयर चला जाएगा। तो लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ भी जाएगा, लेकिन सिर्फ -I, वहाँ एक्स्ट्रा कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। ये सारे के सारे बेकार बेस, लेकिन इन सब में सबसे अच्छा 1, then 2, then 3, 1, 2, 3, ए ऑप्शन। चलिए, अब ये है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पे आ गया। पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी कैसे निकालते हैं? पहले बताइए, न्यूक्लियोफाइल बेस में डिफरेंस क्या है? समझो इधर, मैं एक पॉइंट बताता हूँ। न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। जैसे OH- है, रिएक्शन नंबर 1, OH- H+ से रिएक्ट कर गया, अपना लोन पेयर इसको दे देगा। क्या बनाया? क्या बन गया? H2O। तो कोई डोनर एटम, न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों ही डोनर होते हैं, बट अगर लोन पेयर डोनेट किया जा रहा है H+ को, तो डोनर एटम को क्या बोलेंगे? बेस। यहाँ पर रिएक्शन 1 में बेस बन गया है। ये क्या है? ये बेस है। यहाँ पर क्या है? ये इनफैक्ट ये OH- यहाँ किसका काम कर रहा है? बेस। अच्छा, दूसरी रिएक्शन ले ले, OH- CH3+ कार्बन से रिएक्ट कर जाए, अपना लोन पेयर कार्बन को दे दे, क्या बनाएगा? मिथाइल-। तो क्या हो गया? ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। न्यूक्लियोफाइल, समझ गए? न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये बेस। तो लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? इसका मतलब जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो बेस होगा, जो H+ को दे सकता है क्या कार्बन को नहीं देगा? एवरी न्यूक्लियोफाइल इज अ बेस, एवरी बेस इज अ न्यूक्लियोफाइल। ये भी बात ट्रू है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो हमेशा, ऐसा ट्रू नहीं है। ऐसा हमेशा ट्रू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। रीज़न ये है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ये काइनेटिकली गवर्न फिनोमेनन है। ये किस पे कंट्रोल होता, किससे कंट्रोल होगा? ये काइनेटिक्स से कंट्रोल होता है ये। और ये बेस, ये थर्मोडायनेमिक्स से कंट्रोल होता है। तो बेसिसिटी इज अ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी,
और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, ये सब आपने पढ़ा होगा। काइनेटिक कंट्रोल का मतलब होता है जब अटैक होता है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, तो पहले स्टेप में एनर्जी देनी होती है एक्टिवेशन एनर्जी, पहले अटैक करना होता है, रिएक्टिविटी चेक करते हैं ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो ज़्यादातर रिएक्टिविटी में क्या फैक्टर देखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कम तो अटैक जल्दी होगा, रिएक्शन जल्दी होगी। लेकिन थर्मोडायनामिक फैक्टर क्या बताता है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को बताता है। ठीक, अगर कहीं पर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो गई तो अटैक नहीं हो पाएगा, अटैक स्लो होगा, तो काइनेटिक फैक्टर फेवर में नहीं है। समझ में आया? अटैक जल्दी हो रहा है तो सब काइनेटिकली फेवर्ड है। तो काइनेटिक दोनों अलग अलग हैं, ये काइनेटिक से कंट्रोल होता है, ये थर्मोडायनामिक्स। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर निकालेंगे कैसे? ऑर्डर तो बहुत सारे बनते हैं, 15-20 ऑर्डर बन सकते हैं, बल्कि 20 क्या 200 बन जाएंगे। तो निकालते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ चीज़, समझिए। एक देखते हैं कितना टाइम है, एक आर्टिकल डिस्कस कर देता हूँ पूरा। समझिए इधर ठीक से, न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी। जैसे ये है, आपने देखिए हाइड्रा एसिड्स अगर ले लें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबका एसिड बना दो। मीथेन, अमोनिया, H2O, HF, HCl, HBr, HI। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे, हाइड्रा एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ इधर इंक्रीज करता है, इधर भी इंक्रीज करता है, पता है कि नहीं? दोनों तरफ इंक्रीज करता है, पता है? अगर एसिड स्ट्रॉन्गर है तो बेस क्या होगा, वीकर होगा। नॉर्मल ऑर्डर ये होता है K × Kb = Kw पढ़ा होगा। एसिड स्ट्रॉन्गर है तो बेस क्या होगा, दो एसिड ले लिए जैसे HF, HCl, स्ट्रॉन्गर एसिड है HCl, लेकिन स्ट्रॉन्गर बेस होगा F-। यस बेटा, स्ट्रॉन्गर एसिड, वीकर एसिड, समझो। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HF, इन सब में HI, कौन सा होगा, HI। एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ी, यहाँ बढ़ी। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, मिथाइल माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ से यहाँ तक भी डिक्रीज करेगी और यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करेगी। बताइए इन सब में सबसे अच्छा एसिड HF, इन सब में सबसे अच्छा HI। बताइए इन चारों में सबसे अच्छा बेस कौन सा, मिथाइल माइनस, इन चारों में सबसे अच्छा बेस F माइनस, और उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ तो निकल गई, क्या हो गई, निकल गई। लेकिन जो अच्छा बेस होता है नॉर्मली वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, हमेशा ऐसा ट्रू नहीं है। जो अच्छा बेस होगा वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल मैक्सिमम केस में होता है। हमारा ऑर्डर क्या, किसका ऑर्डर निकालना था, बेसिक स्ट्रेंथ का नहीं, किसका, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमेशा वही रहेगा जो पहले पढ़ा था। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको पता है उसका रिवर्स बेसिक वाला होगा, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हमेशा रिवर्स नहीं होता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर निकालेंगे कैसे, ये देखना है। अगली क्लास कब स्टार्ट होनी, कितने बजे से, 7:05 से 7:15 से, 7:05 पे। अगर टाइम हो तो कंटिन्यू करें, नहीं तो फिर कल बताएं। सुनिए पहले थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रा एसिड का, ऑक्सी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ इधर बढ़ता है, ग्रुप में घटता है। हाइड्रा एसिड इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, पढ़ा होगा आपने।
जैसे आप H2O पे ले लें, H2O और H2S में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? H2S। अमोनिया और PH3 में, PH3 इसमें और SiH4 में नीचे बढ़ेगा, समझ गए? H2S, ठीक है। तो अब ये देखिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा। इन सब में सबसे अच्छा बेस होगा मिथाइल माइनस, इन सब में सबसे अच्छा F माइनस। न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे निकालेंगे ये समझना है। तो मैं आपको बहुत एक आसान सा बता रहा हूँ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आपसे गलत ना हो। एक फंडामेंटल आपसे शेयर कर रहा हूँ, सुनिए। यहाँ पर क्या है, इन सब में डोनर एटम कौन है? अगर बेस बनेगा तो डोनर एटम यहाँ क्या है? F यहाँ, O यहाँ, N यहाँ, C। तो डोनर एटम एक ही पीरियड के हैं, उसके लिए एक रूल बनेगा। और यहाँ डोनर एटम क्या है? एक ही ग्रुप के हैं, इसके लिए कुछ और रूल बनेगा। तो पीरियड के लिए, ग्रुप के लिए रूल क्या होता है समझ लीजिए। किसका? न्यूक्लियोफिलिसिटी का। बेसिसिटी का ऑर्डर तो कभी भी वही रहेगा जो अभी देख रहे हैं आप, वही रहेगा गैसियस स्टेट में, वही रहेगा DMF में, वही रहेगा एक्वस मीडियम में। आप सॉल्वेंट दो तरह के जानते होंगे, कौन सा? एक तो नॉन पोलर, दूसरे पोलर। नॉन पोलर में जैसे CCl4 CH2 आ गया। पोलर में दो होते हैं, पोलर में एक प्रोटिक, दूसरा एक प्रोटिक, समझ गए? तो आप ये जानते ही होंगे। तो सॉल्वेंट की बात भी यहाँ से जस्ट करते हैं, बस सॉल्वेंट की बात करके इसको ओवर करते हैं। कल यहीं से फटाफट खत्म हो जाएगा। आगे ये लेक्चर 10 मिनट होगा, कल अगला लेक्चर में हम वो रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? सीधे रिएक्शंस में आएंगे। नहीं, इसमें टॉटोमेरिज्म के क्वेश्चन अच्छे बचे हुए अभी लास्ट में, सुनिए ठीक से इधर। तो सॉल्वेंट यहाँ पर है, टाइम ओवर हो गया क्या हमारा? सॉल्वेंट एक तो हो गया नॉन पोलर। नॉन पोलर में कौन सा आ जाएगा? CCl4 CH2। दूसरे क्या हुए? पोलर। पोलर में दो, ए प्रोटिक एंड प्रोटिक। ए प्रोटिक में सबसे इंपॉर्टेंट DMF एंड DMSO पढ़ के आइएगा। इसमें वाटर हो गया, ठीक, अल्कोहल हो गया, समझ गए? वाटर, अल्कोहल, ठीक। तो चलिए, तो ये सॉल्वेंट वाला पार्ट पढ़ के आएगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसमें आगे क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे, सुनिए। पहली चीज़ तो यही था, न्यूक्लियोफिलिसिटी था किसमें? गैस फेज में। फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी आएगा किसमें? आएगा एसीटोन में। फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी आएगा वाटर में। फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर किसमें आ गया? अच्छा, इसमें तो कोई सॉल्वेंट नहीं दिया है, सॉल्वेंट की जरूरत भी नहीं है। इसमें देखिए किसमें है? गैस फेज में, ये ग्रुप वाले। फिर DMF में, फिर किसमें? वाटर में। फिर ये आ गया न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, ये भी आ गया। फिर ये टॉटोमेरिज्म का, ये क्वेश्चन टॉटोमेरिज्म का 108, ये सब टॉटोमेरिज्म के क्वेश्चन है। तो टॉटोमेरिज्म वाले क्वेश्चन करिएगा, ये सब टॉटोमेरिज्म के ही हैं। टोटल कितने हैं ये टॉटोमेरिज्म? तो 100 टोटल कितने थे? 100 कितने थे? 127 है। 27 क्वेश्चन बना है, इनको ट्राई करिएगा। अब ये शीट में जो क्वेश्चन नहीं कराए गए हैं उनको आप कर लेंगे। अगले टर्म पे जो आपको नहीं आए सिर्फ वो क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि नई शीट मिल जाएगी आपको, ठीक। थैंक यू।